नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में, और उस प्रोग्राम के स्टेटस से ज़्यादा यानी कि AMCA के स्टेटस से ज़्यादा हम इस ओवरऑल सिचुएशन पे डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मूविंग फॉरवर्ड हम क्या क्या ऑप्शन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्या हमें F-35 या Su-57 या फिर कोई और बाहर का 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाहिए, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, अभी कुछ YouTube पॉडकास्ट पे तो ऑलरेडी F-35 को बहुत एक्टिवली लॉबी करना शुरुआत हो ही चुका है। तो हम अपने डिस्कशन की शुरुआत F-35 के फिजिबिलिटी से ही करें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को F-35 लेना चाहिए कि नहीं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो अब हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि F-35 एक्चुअली भारत को क्यों चाहिए होंगे। देखिए, भारत को F-35 या फिर एनीवेज कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत आने वाले 5 से 10 साल में इसलिए पड़ने वाली है क्योंकि जो चाइनीज़ J-20 है, चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर है, वो अब डिप्लॉय हो चुका है ऑलरेडी तिब्बत में। पाकिस्तान भी चाइना का दूसरा फाइटर जेट या दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। उसका नाम मेरे ख्याल से FC-31 है। और इसी कारण भारत को ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हो। अब भारत की बात करें तो हमारा इंडिजिनस जो AMCA है, उसका जो फर्स्ट लॉट ऑफ फंड है वो इसी साल CCS द्वारा क्लियर किया गया था। और DRDO की माने तो फर्स्ट फंड अलॉट होने के बाद जो प्रोटोटाइप को आने में 2 से 3 साल लगेंगे, यानी कि 2028 तक AMCA का फर्स्ट प्रोटोटाइप आएगा। और प्रोटोटाइप फ्लाई होने के बाद वहाँ से उसको और 5 से 6 साल, यानी हम भारत के स्टैंडर्ड से 10 साल मान के चलना चाहिए। तो यानी कि 2028 में अगर हम माने कि फर्स्ट AMCA का प्रोटोटाइप रोल आउट होता है तो 2035 से लेकर 38 के बीच में AMCA इंडक्ट होना शुरू होंगे। इससे एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि भारत के पास इतने लंबे समय तक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं रहेगा। तो इसलिए F-35 को बहुत एक्टिवली लॉबी किया जा रहा है। AMCA से पहले भारत ने काफ़ी टाइम रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम Su-57 पे लगाया था, बट उसमें एक बहुत क्रिटिकल एरिया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, जो कि भारत को यानी कि भारत के HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रशिया से उतने अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं मिला। तो उसके चलते इस प्रोग्राम से इंडिया ने पूरी तरह पुल आउट कर लिया। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि रशिया के केस में भी Su-57 अपने फुल प्रोडक्शन लेवल पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक तरीके से उस प्रोग्राम को फंड भारत ही कर रहा था। बट इन एनी केस Su-57 अब धीरे धीरे रशियन फोर्सेस में इंडक्ट होना शुरू हो चुका है। उसका नया इंजन AL-41 भी इसमें नया एडवांस इंजन AL-41 भी इसमें अपडेट होने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली एक मैंड अनमैंड टीमिंग का एक लाइव प्रदर्शन दिया था इन एन एक्टिव वॉर जोन, जहाँ पे उसने एक ड्रोन को अपने फाइटर जेट के थ्रू कंट्रोल किया। आई थिंक उस ड्रोन का नाम S-70 था। और इसी कारण हम बता सकते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर के मामले में रशिया इवन दो अमेरिका के बराबर ना हो, बट काफ़ी हद तक उन्होंने कई सारे की टेक्नोलॉजीज़ जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की होती है उसको काफ़ी हद तक रिफाइन कर लिया है अपने Su-57 फाइटर जेट में। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक दूसरा ऑप्शन भारत के लिए Su-57 है। तो अब हम चालू करेंगे F-35 की वायबिलिटी से। तो देखिए, इवन दो F-35 प्रोडक्शन में आ चुका है, काफ़ी सारी एयरफोर्सेज इसको यूज़ करती है, बट F-35 का जो सिंपल बिजनेस मॉडल है उसको रेजर ब्लेड में बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं कि आपको रेजर बहुत सस्ते में बेचा जाएगा, बट ब्लेड का जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी अच्छा खासा होगा, जिसकी वजह से कंपनी जो बेच रही है आपको उसको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और आप शुरुआत में सामान ले तो लोगे सस्ता समझ के, बट आपको उस चीज़ का जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत हाई होगा। इसी की अगर हम बात करें तो F-35 का जो पर आवर का फ्लाइट है, 30,000 to 35,000 US$ पर आवर ऑफ फ्लाइट लगता है, यानी कि अगर आप उसको 1 घंटा उड़ाते हैं तो आपके 30 से 35,000 डॉलर कहीं नहीं जा रहे हैं। प्लस उसकी अवेलेबिलिटी के भी काफ़ी सारे इश्यूज़ है। ये इश्यूज़ पहले तो रशियन एयरक्राफ्ट्स में भी होते थे और भारत ने भी इसको कई बार झेला है इन केस ऑफ Sukhoi 30, MiG-21 और दूसरे रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट्स के। ये प्रॉब्लम वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स में नहीं हुआ करती थी, बट F-35 के केस में ये
जो प्रॉब्लम है, जो रशियन प्रॉब्लम है लो अवेलेबिलिटी की, वो देखने को मिलती है। इस फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 50% है, और इसका मतलब ये होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी आधी फ्लीट ग्राउंडेड ही रहेगी और सिर्फ आधी फ्लीट से ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। SU-57 के केस में अगेन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। वो काफ़ी हद तक क्लेम करते हैं कि जो SU-57 है उसका जो सर्विस अवेलेबिलिटी है वो 60 to 70% है। तो एक तरीके से उन्होंने कुछ मामलों में F-35 काफ़ी पीछे है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, नॉट कैपेबिलिटीज़ के मामले में F-35 SU-57 से बहुत आगे है। बट ये अगर हम नफ़े तुले देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि हमको फाइटर जेट, सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये डिसाइड करना नहीं हो सकता कि क्या हमें इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट लेना है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों केस में हमको कौन सी जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। अब प्रॉब्लम ये है F-35 के साथ, देखिए जो टर्की के केस में देखा गया कि जब S-400 टर्की ने भी खरीदा हमारी तरह, तो टर्की को, जो कि एक एक्टिव नेटो मेंबर है, उन्हें F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। और इसका कारण ये था कि US कभी नहीं चाहता कि जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक कोर कॉम्पिटेंस है, जिसमें कि आपके एयर एसेट्स जो है वो ग्राउंड एसेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उस केस में F-35 को एक रशियन S-400 प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही उनके हिसाब से, US के हिसाब से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और इसलिए उन्होंने टर्की को F-35 देने से मना कर दिया, और यही कारण था टर्की को अपना खुद का एक 5th जनरेशन प्रोग्राम, फाइटर जेट प्रोग्राम, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करना पड़ा। वही भारत के पास भी एक भारत के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम्स है, और इसके अलावा भी भारत के पास कई सारे रशियन ऑरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके साथ F-35 को मैप करना पड़ेगा। ऐसे केस में अगेन ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब टर्की जैसे एक्टिव नेटो मेंबर को नहीं दिया US ने, तो भारत को किस हिसाब से F-35 ऑफ़र किया जाएगा। अगेन अगर F-35 ऑफ़र किया जाता है तो क्या इसके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड आएंगे, जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे, क्या भारत उतना बड़ा रिस्क लेना चाहता है। अगेन तेजस मार्क 1 के केस में हम देख रहे हैं GE-404 इंजन्स को लेके US काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहा है इंजन्स की डिलीवरी को लेके। तो क्या जब F-35 जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हम लेंगे US से और मान लीजिए कुछ भारत और US के रिलेशन में कुछ स्ट्रेन आ जाता है, तो ऐसे केस में क्या F-35 को US की सप्लाई, F-35 जिसका सप्लाई चेन पूरी तरह US और वेस्टर्न कंट्रीज़ कंट्रोल्ड है, तो US हमारे F-35 फ्लीट को ग्राउंड कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे F-35 के प्रोक्योरमेंट को लेके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि हमें साउथ कोरियन प्रोग्राम में जो KF-21 बोरा में बनाया जा रहा है हमें वो ले लेना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक अमेरिकन फाइटर जेट ही है। हालांकि उस साउथ कोरियन 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए। पहली बात तो है कि जो साउथ कोरियन फिलॉसफी है 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है। उनकी रिक्वायरमेंट है फोर्स स्ट्रेंथ, यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है, और एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है। उन्होंने इस पूरे बात को, इस पूरे इशू को 2 अलग अलग सेपरेट सिस्टम्स में या फिर सेपरेट साइलोज में डिवाइड कर दिया है, यानी कि वो क्वांटिटी को अलग देखते हैं, वो क्वालिटी को अलग देखते हैं। अब चूंकि क्वालिटी डेवलप करने में, सेंसर्स डेवलप करने, इंडिजिनसली सेंसर्स डेवलप करने में, वो बहुत सारी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है, तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की बॉडी लेंगे और उसमें 4.5 जनरेशन के सेंसर सूट्स डाल देंगे, और वो चलते वो उसका प्रोडक्शन ब्लॉक 1 में करेंगे। यानी कि जो ब्लॉक 1 का KF-21 फाइटर जेट होगा वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की बॉडी में एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इससे वो अपने जो पुराने फाइटर जेट्स है साउथ कोरियन एयरफोर्स के, उनको रिप्लेस करेंगे और जैसे ही ब्लॉक 2 आएगा, यानी कि KF-21 का जो ब्लॉक 2 होगा वो एक पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और उसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ होगी। तो उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को 2 हिस्सों में बांट दिया है कि वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करेंगे, लेकिन वो उसको एक 4.5 जनरेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि उनको एक बहुत फास्ट प्रोजेक्ट इन टाइमलाइंस डिलीवर कर सके एयरफोर्स को। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी 6 प्रोटोटाइप्स है, और जब अगले साल तक जब ब्लॉक 1 का फाइनल R&D खत्म होने पे होगा, वो प्रोडक्शन चालू कर देंगे इन 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी की 5th जनरेशन बॉडी वाली KF-21 एयरक्राफ्ट्स की, जिससे उनको एक क्वांटिटेटिव नंबर्स का एडवांटेज हो जाएगा।
यानी कि वो एक ज़्यादा नंबर्स में फाइटर जेट्स को इंडक्ट करेंगे और धीरे धीरे जब ब्लॉक 2 आने लगेगा तो वो 5th जनरेशन फाइटर होगा और आगे चल के जो ब्लॉक 1 की पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की 5th जनरेशन फाइटर जेट थी उनको भी अपडेट करके ब्लॉक 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जब हम AMCA की बात करते हैं हम क्वालिटी और क्वांटिटी को एक साथ ही ले रहे हैं, हम ब्लॉक्स में ब्लॉक वाला फंडा नहीं अपना रहे हैं, या फिर जो भी हमारा करंट ब्लॉक वाला मेरे ख्याल से AMCA मार्क 2 भी आना है, बट उसमें इशू क्या है कि हम दोनों ही फाइटर जेट्स को 5th जनरेशन, हम दोनों ही AMCA मार्क 1 और मार्क 2 को एक 5th जनरेशन फाइटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम AMCA मार्क 1 को एज अ बॉडी एक 5th जनरेशन फाइटर बनाए, बट टेक्नोलॉजी उसमें LCA मार्क 2 वाली जानी चाहिए, TED-BF वाली जानी चाहिए, ताकि हमारे पास एक बहुत ही स्विफ्ट टाइमलाइन हमारी डिप्लीटिंग एयरफोर्स स्क्वाड्रंस को एड्रेस करने के लिए एक डिसेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, भले ही वो कंप्लीटली 5th जनरेशन फाइटर जेट ना हो। सो मेरा कहने का मतलब ये है AMCA मार्क 1 जो होना चाहिए वो उसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह TED-BF या फिर LCA मार्क 2 के बराबर की होनी चाहिए। हालांकि उसकी बॉडी पूरी तरह F-35 जैसी होनी चाहिए। जो AMCA मार्क 2 हो, जो उसका नेक्स्ट ब्लॉक हो, वो एक कम्प्लीटली 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए, और AMCA मार्क 1 जो हो उसको एज अ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की तरह डेवलप करके हमें उस चीज़ को जल्द से जल्द प्रोडक्शन में लाना चाहिए, ताकि हम जो इतना फास्ट हमारा एयरफोर्स का स्क्वाड्रन डिप्लीट हो रहा है उसको जल्द से जल्द एड्रेस कर सके। अगर आप पूछेंगे कि KF-21 में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो कि एक स्टैंडर्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट में नहीं होती है, या फिर कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो एक स्टैंडर्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसी नहीं है, तो सबसे पहला है कि KF-21 जो साउथ कोरियन फाइटर जेट है 5th जनरेशन, उसमें कोई इंटरनल वेपन्स बे नहीं है, उसमें एक EOTS सेंसर भी नहीं है, और ऐसे कई सारे मेजर सिस्टम्स है 5th जनरेशन वाले जो उसमें अभी ब्लॉक 1 में नहीं है, जो कि ब्लॉक 2 में आ जाएंगे। और जिस स्पीड से वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दे विल एनीवेज डू इट बाय 2035, यानी कि 2035 तक उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे और वो डिसेंट नंबर्स में होंगे। तो ये फ़ायदा होता है एक ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट का अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स का। आप एक बहुत ही रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन से शुरू करते हैं, जहाँ पे आप डेवलप करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करके, और जब आप ब्लॉक 2 में मूव करते हैं तो आप बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं अपने इसी सेम फाइटर जेट को अपडेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से AMCA को लेके भी हमको यही मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए। रही बात हमें F-35 या SU-57 ख़रीदना चाहिए कि नहीं, आई थिंक F-35 तो बिल्कुल आउट ऑफ द डोर है, क्योंकि उसके जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट इन द सेंस कि नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स बट इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी भी F-35 हमको बहुत कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट है SU-57 को लेके मेरे ख्याल थॉट्स है, देखिए हम पहले एक बार उस प्रोग्राम में रह चुके हैं, और अगर किसी को लगता है कि वो फाइटर जेट्स वर्दी है हमारी एयरफोर्स के लिए तो शायद वो इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ एक या दो स्क्वाड्रंस, बट आई डोंट थिंक कि जब रशियन एयरफोर्स उसको इतना यूज़ नहीं कर रही है एक्टिवली अपने एक्टिव वॉर जोन्स में, क्या भारत को उस फाइटर जेट को ख़रीदना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तो हमारे पास यही एक विकल्प है कि हम AMCA को पूरी तरह एक मिशन मोड में डेवलप करें, जहाँ पे मार्क 1 जो हो वो भले ही बॉडी 5th जनरेशन की हो, उसमें टेक्नोलॉजीज़ 4.5 जनरेशन जानी चाहिए ताकि हम ब्लॉक 1 को जल्द से जल्द प्रोडक्शन में ला सके। देन जो ब्लॉक 2 हो वो एक बहुत ही एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट हो और उसमें सारी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस मैटर में क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।